हेलो एवरीवन, आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जिसका एग्ज़ाम 9 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में था। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 साथ में आते हैं। 3 आवर्स में आपको ये एग्ज़ाम करना रहता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस, टोटल 150 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। यहाँ पर देखिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ हम सिर्फ पेपर 2 डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के। पहला क्वेश्चन देखिए बुक और ऑथर से आया था। इसके पहले अगर आप देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी वीडियो अपडेट्स। ये बुक देखिए, इसमें 1 से 2 बुक का अगर आप आंसर इसमें निकाल लिए होंगे तब आप इसका आंसर सही करके आए होंगे। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक WF विलाबाई की है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये हर्बर्ट साइमन की बुक है। देखिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आगे लगा हुआ है इस किताब के पूरे नाम में, और डिसीजन मेकिंग की थ्योरी भी हर्बर्ट साइमन ने दी है। और द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक है रॉबर्ट डहेल की। पॉलिसी साइंस, ये बुक है डी लर्नर और हेलर लासवेल की। इस तरह इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रीडम्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ऑर्डर ऑफ दिस अपीयरेंस। आर्टिकल 19 में कुछ फ्रीडम्स दी हुई हैं। क्वेश्चन आया था आपको अरेंज करना है इन्हें जिस तरह से ये एक के बाद एक अपीयर हुई हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सही आंसर देखिए इसका है ऑप्शन सेकेंड, यानी कि DACB। सबसे पहले असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, उसके बाद फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, और फिर मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और लास्ट में है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, A और C सही आंसर है। यानी कि डिपेंडेंसी थ्योरी वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट एंड लियोनेलिस्ट हु वर क्रिटिकल ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी। ये बात बिल्कुल सही है, डिपेंडेंसी थ्योरी मार्क्सिस्ट से इन्फ्लुएंस थी और ये भी एक्सप्लॉयटेशन की ही बात करती है। उसके बाद सी ऑप्शन देखिए, डेवलपमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड वाज डिपेंडेंट ऑन डेवलपमेंट इन द ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन। बिल्कुल सही बात है, डिपेंडेंसी थ्योरी इसी की बात करती है कि जो थर्ड वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलप है, वो डिपेंड करता है डेवलपमेंट नेशंस के ऊपर, और इसी वजह से जो डेवलपमेंट नेशंस हैं वो जो डेवलपिंग नेशन हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इस तरह A और C देखिए ये 2 स्टेटमेंट सही थे। स्टेटमेंट B देखिए, डिपेंडेंसी थ्योरी स्ट्रेस द पीसफुल एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसकी बात बिल्कुल नहीं करता है। और फिर D देखिए, द फर्स्ट वर्ड डज नॉट एक्सप्लॉइट द थर्ड वर्ड, ये बात बिल्कुल गलत है डिपेंडेंसी थ्योरी के लिए। डिपेंडेंसी थ्योरी बोलता है कि हाँ ये एक्सप्लॉइट करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स आए हैं, 2 स्टेटमेंट। इस तरह के क्वेश्चन देखिए इस बार बहुत आए थे। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस उतने नहीं थे, सिर्फ स्टेटमेंट थे। 2 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, एक सही है। इस तरह देखिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत आए थे, आपको अपने रीजन बेस पे करना था, रीजनिंग बेस पर। अब देखिए 1 वर्ड वाले क्वेश्चन या डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत से कंसेप्ट को मिला करके एक क्वेश्चन आपसे वो पूछते हैं, तो इस यहाँ पर आपको अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट है, सोशल डेमोक्रेसी कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म टू रिकंसाइल फ्रीडम एंड इक्वालिटी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट सेकेंड है, सोशल डेमोक्रेटिक रिजाइम्स यूज द सिस्टम ऑफ नियो कॉर्पोरेटिज्म वेयर इन पॉलिसी मेकिंग इन्वॉल्व द स्टेट, लेबर एंड द बिजनेस। ये भी बिल्कुल बात सही है सामाजिक लोकतंत्र के लिए। इस तरह इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रीफॉर्मुलेटेड हांस मॉर्गनथाउस 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, J.N. टिकनर ने रीफॉर्मुलेट किया हांस मॉर्गनथाउ का 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स कंसेप्ट ऑफ एलिनेटेड लेबर इंक्लूड्स।
आपको बताना है कि मार्क्स ने जो एलिनेटेड लेबर का कंसेप्ट दिया था उसमें किन किन चीज़ों से एलिनेशन की बात की गई है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस, एलिनेशन फ्रॉम स्पीसीज एंड एलिनेशन फ्रॉम नेचर। देखिए इन चारों ही एलिनेशन की बात मार्क्स ने की है। जनरली आप डायरेक्टली देखेंगे तो आपको एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट और एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा कि हाँ मार्क्स ने ये कंसेप्ट दिया है एलिनेटेड लेबर में, लेकिन साथ ही साथ एलिनेशन फ्रॉम स्पीसीज और एलिनेशन फ्रॉम नेचर ये भी जुड़ा हुआ है। मार्क्स ने 4 कंसेप्ट दिए थे एलिनेटेड लेबर के अंदर। एलिनेशन का मतलब आप समझिए कि लेबर की उन एक्टिविटीज से है, यानी कि जो उसकी लाइफ की वो एक्टिविटी कर रहा है वो दूसरों के थ्रू डायरेक्ट की जा रही है। एलिनेटेड लेबर का मतलब यही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग characterize the Indian polity as being stable, not in the sense of a stationary unresponsive state but in terms of a regulated movement। सिंपल क्वेश्चन, सीधा सवाल आपसे पूछ रहा है ये कि इंडियन पॉलिटी को किसने कैरेक्टराइज किया है एज अ रेगुलेटेड मूवमेंट। इसका सही आंसर है W.H. मॉरिस जोन्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थियरी और मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4th, कंसेंसस। देखिए ये थ्योरी और मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन में शामिल नहीं है। मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन से मतलब यहाँ पर ये है कि एक तरीका जिससे कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स बिहेव करते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में डिसीजन कैसे लिया जाता है, ट्रस्टीशिप के थ्रू, मैंडेट के थ्रू, डेलीगेशन के थ्रू। लेकिन देखिए आम सहमति ये शामिल नहीं है थ्योरी और मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कंट्री में लिखित संविधान नहीं है। इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। देखिए 10th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज इन ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। पार्लियामेंट्री कमिटीज आपको दी गई थी, ईयर वाइज इन्हें अरेंज करना था। एस्टिमेट्स कमेटी देखिए 1950 में बनी है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी 1993 में, पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे पहले इनमें से 1921 में, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 1964 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3rd, CADB। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज शैलो और रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी। रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी की विशेषता इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट बताता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3rd, A, B और D कि रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी सीक्स टू रिकंसाइल इकोलॉजी विद कैपिटलिस्ट मॉडर्निटी। बिल्कुल सही है ये। और इट रिकॉग्नाइजेस लिमिट्स टू ग्रोथ, ये भी सही है। और इट कंसिडर डैमेज टू एनवायरनमेंट एज एन एक्सटर्नलिटी और सोशल कॉस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सी स्टेटमेंट देखिए गलत है कि इट रिजेक्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, एम्बैरेसिंग इकोसेंट्रिज्म, ये रिजेक्ट नहीं करता है। ये बिलीव देखिए ये बिलीव करता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक यूनिवर्स में इम्पॉर्टेंट एंटाइटी है और उसे इकोलॉजी का देखिए ख्याल रखना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिफर्ड टू एज द सॉफ्टवेयर ऑफ द स्टेट। सॉफ्टवेयर ऑफ द स्टेट इनमें से किसे हम रेफर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है अकाउंटेबिलिटी को, जवाबदेही को सॉफ्टवेयर ऑफ स्टेट हम रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द पीस कीपिंग ऑपरेशंस। 4 कंट्रीज आपको दी गई हैं और आपको बताना है देखिए कि इसमें इंडिया ने पीस कीपिंग ऑपरेशन में पार्ट लिया था इन कंट्रीज के लिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4th, इंडिया ने कोरिया, गाजा और सिप्रस और लेबनान देखिए हर जगह पीस कीपिंग ऑपरेशंस चलाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
14th क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर असर्शन और रीज़न है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि देखिए डायरेक्टली ये जो रीज़न दिया हुआ है ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब देखिए कि असर्शन कह रहा है द आइडिया ऑफ गवर्नेंस गेन्ड इन प्रोमिनेंस बाय इग्नोरिंग अ प्लुरलिटी ऑफ रूल्स इन प्लेस ऑफ द स्टेट्स मोनोपोली। बिल्कुल सही है, देखिए असर्शन सही है। और रीजन में देखिए द आइडिया ऑफ गवर्नेंस ओज इट्स ओरिजिन टू द वर्ल्ड बैंक, ये बात भी बिल्कुल सही है। गवर्नेंस की बात वर्ल्ड बैंक से ही आती है, लेकिन यहाँ पर रीजन जो है वो स्टेटमेंट को सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन रीजन असर्शन को सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। लेकिन जो एनटीए ने जो सही आंसर माना है वो ये है ऑप्शन फर्स्ट, कि दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन स्टेटमेंट को सही एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, हु कॉल्ड 1857 रिवॉल्ट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वी.डी. सावरकर जी ने 1857 रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स राज्यसभा हैज गॉट मोर पावर देन लोकसभा। ये सवाल भी देखिए आसान था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ये पावर देखिए राज्यसभा के अंदर ही है, यही इनिशिएट कर सकती है ऑल इंडिया अगर सर्विस कोई नई बनानी है उसके लिए। आर्टिकल 312 में ये राज्यसभा की पावर मेंशन है। नेक्स्ट देखिए 17th क्वेश्चन है, फतवाए जहांदारी ऑफ जियाउद्दीन बरनी इज रिलेटेड विथ। जियाउद्दीन बरनी की ये किताब है फतवाए जहांदारी, ये किससे संबंधित है? ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड, ए ओनली, एडवाइजेस फॉर मुस्लिम किंग्स इन ऑर्डर टू अर्न रिलीजियस मेरिट एंड द ग्रेटिट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट। बाकी देखिए तीनों गलत हैं। एडवाइजेस टू ऑल द किंग्स ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम किंग्स के लिए ही एडवाइजेस थी। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट ऐसी बात देखिए जियाउद्दीन बरनी ने फतवाए जहांदारी में नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट रिगार्ड टू पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई से संबंधित कौन से स्टेटमेंट इनमें सही हैं? ए है सी वॉज अ स्टॉन सपोर्टर ऑफ हिंदू फिलॉसफी। ये देखिए ये गलत है, हिंदू फिलॉसफी की वो सपोर्टर नहीं थी। हालांकि वो हिंदू थी लेकिन वो हिंदू धर्म के खिलाफ चली गई थी। सेकेंड है सी वॉज ए पायोनियर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इमेंसिपेशन ऑफ विमेन इन इंडिया। बिल्कुल सही है, इसके लिए उन्होंने काफ़ी काम भी किया। सी है सी वॉज द राइटर ऑफ द हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये भी सही है। डी है सी वॉज एंटी क्रिश्चियनिटी, ये गलत है। देखिए वो एंटी क्रिश्चियनिटी नहीं थी, वो क्रिश्चियन धर्म से बहुत हद तक उनके विचार मेल खाते थे। इसका राइट आंसर है देखिए सेकेंड, बी और सी, ये दोनों ही स्टेटमेंट पंडिता रमाबाई के लिए सही हैं। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स डिड नॉट बिलीव इन विमेन इक्वालिटी। विमेन इक्वालिटी में इनमें से कौन से थिंकर विश्वास नहीं करते हैं? बहुत क्लियरली सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल विमेन इक्वालिटी में विश्वास नहीं करते, इन्होंने विमेंस को सिटीजनशिप देने से भी मना कर दिया है। और हीगल ये भी विमेन इक्वालिटी में विश्वास नहीं करते। देखिए और बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, प्लेटो एंड मिल, प्लेटो तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, इन्होंने तो विमेन की इक्वालिटी की बात की है, उनको एजुकेशन में भी अलाउ किया है। मैरी वेस्टरनक्राफ्ट आ गए, देखिए दोनों ही ऑप्शन में ये आ गई, तो फिर ये दोनों ही स्टेटमेंट कहीं से भी ये नहीं होंगे कि ये विमेन इक्वालिटी सपोर्ट नहीं करती, ये फेमिनिज्म से रिलेटेड है। इसका सही आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा कि एरिस्टोटल और हीगर विमेन इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सलाइंड फीचर ऑफ इंडिविजुअलिस्ट अनार्किज्म। इंडिविजुअलिस्ट अनार्किज्म का इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है? इसका सही आंसर है देखिए ऑर्गेनिज्म। ये इंडिविजुअलिस्ट अनार्किज्म का कैरेक्टरिस्टिक देखिए नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप फंक्शनिंग को इन्वॉल्व कर रहा है, जबकि यहाँ पर बात हो रही है इंडिविजुअलिस्ट अनार्किज्म की। इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, कार्ल मार्क्स की बुक दी गई थी, आपको इन्हें अरेंज करना था। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सबसे पहले
देखिए बुक लिखी कब गई और बुक पब्लिश की गई। मेरे अकॉर्डिंग बुक लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बुक पब्लिश कब की गई। पब्लिशिंग ईयर बुक का सब कुछ होता है, वही इंपॉर्टेंट है। आप बुक लिख करके रख देते हैं और वो पब्लिश ही नहीं की जाती तो वो बुक किस काम की है, वो बुक पूछी भी नहीं जाएगी। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ये पब्लिशिंग ईयर ही आपसे पूछ रहा था कि इन कार्ल मार्क्स की इन सारी बुकों को आप पब्लिशिंग ईयर के अकॉर्डिंग लगाइए। द कैपिटल दास कैपिटल आई थी, ये 1867 में कार्ल मार्क्स की बुक पब्लिश हुई है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये 1848 में हुई है। द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम ये 1891 में हुई है। और द इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 इसका पूरा नाम है, और ये 1932 में कार्ल मार्क्स के मर जाने के बाद पब्लिश हुई थी। जब कार्ल मार्क्स की डेथ हो गई थी उसके बाद ये किताब इनकी पब्लिश की गई थी। लिख तो कार्ल मार्क्स ने पहले ही दिया था, लेकिन पब्लिश ये 1932 में हुई है। सबसे लास्ट में देखिए ये किताब पब्लिश हुई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आएगी 1848, फिर दास कैपिटल आएगी 1867, फिर द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1891 और लास्ट में आएगी द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 जो कि 1932 में पब्लिश हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22nd क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज। जयप्रकाश नारायण ने कौन सी पार्टी इनमें से फॉर्म की थी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये दोनों ही पार्टी जयप्रकाश नारायण ने फॉर्म की है। देखिए 23rd क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है देखिए ऑप्शन फर्स्ट। W.H. मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव रखते हैं इंडियन स्टेट की प्रकृति को लेकर के कि भारतीय राज्य किस तरह से है, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव अपनाते हैं। इनकी जो इन्होंने जो किताबें लिखी हैं उसमें भी ये इसी पर्सपेक्टिव से भारत के लिए लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। 4 स्टेटमेंट देखिए एग्जाम में पूछा गया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। ए और बी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि द रोम स्टैट्यूट एस्टैब्लिश्ड आईसीसी एज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, सही है। बी है आईसीसी कैन एक्सरसाइज जुडिक्शन ओनली व्हेन नेशनल कोर्ट आर अनविलिंग और अनएबल टू इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट, ये भी सही है। सी देखिए, सी और डी गलत क्यों है। देखिए सी गलत है, इट कैन नॉट प्रोसिक्यूट एक्ट्स ऑफ वॉर क्राइम। ये कर सकता है प्रोसिक्यूट, जो भी वॉर में जो क्राइम्स हुए हैं या जो भी जिनोसाइड एक तरह से, वो आईसीसी देखता है। इस तरह ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और आईसीसी इज नॉट लोकेटेड इन द हेग, ये भी गलत है, ये हेग में ही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25th क्वेश्चन है, हु हैज गिवन ओरिजिनली द आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का आइडिया किसका था। वीडी सावरकर का। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 26th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस। यहाँ पर शासन गवर्नेंस के लिए सवाल आया था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गवर्नेंस के लिए सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकेंड। ए बी और सी देखिए तीनों ही स्टेटमेंट्स गवर्नेंस के कंसेप्ट के लिए सही है कि इट डज नॉट सिंपली मीन रूल और एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। इट हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी सही है। सी है, इट इज़ द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड, ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा है, वो गवर्नेंस कर रहा है और गवर्नेंस के थ्रू ही पावर एक्सरसाइज की जाती है। मेरे अकॉर्डिंग देखिए इसका आंसर एनटीए ने सही दिया है, लेकिन अगर आपको चैलेंज करना है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। और डी देखिए, गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट द सेम थिंग, ये बात बिल्कुल गलत है। शासन और शासक
दोनों में अंतर है, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती हैं। तो ए, बी और सी ये तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेमोक्रेटिक शिफ्ट इन द कंटेस्ट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मीडिया इसमें शामिल नहीं है। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द नेचर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। कंटेम्प्रेरी टाइम में इंडिया की जो प्लानिंग का नेचर है, इनमें से कौन सही इंडिकेट करता है? पर्सपेक्टिव प्लानिंग देखिए सही इंडिकेट करता है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है जैसे लॉन्ग रेंज टारगेट रखना कि 2025 तक हमें ये टारगेट अचीव करना है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग में ही आएगा, जो कि 2030 तक हमें अचीव करने हैं वो टारगेट्स। ये कंटेम्प्रेरी टाइम में पूछ रहा था, तो इसलिए इसका सही आंसर है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी इन्वॉल्व्स। ट्रेडिशनल अथॉरिटी कंसेप्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, यूज ऑफ अथॉरिटी बाय वर्चू ऑफ देयर इनहेरिटेंट स्टेटस बाय पर्सन्स। ट्रेडिशनल से आप समझिए कि परंपरागत, जो ये परंपरा में शामिल है, बहुत लंबे समय से ये प्रथा चली आ रही है, उसे हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी में शामिल करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द अथॉरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरिज्म। इन दोनों के लिए ही आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ए, बी और सी ये तीनों ही स्टेटमेंट्स सही है। डी देखिए क्या कह रहा है कि टोटलिटेरियन रिजाइम्स डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल गोल एंड डू नॉट यूज वायलेंस एज अ टूल फॉर रीमेकिंग इंस्टीट्यूशंस। ये स्टेटमेंट देखिए इन दोनों के लिए गलत है, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज आइडियल फॉर मैकियावेली। मैकियावेली के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए पूछा जा रहा था कि एक आइडियल फॉर्म गवर्नमेंट के लिए देखिए अलग अलग, प्लेटो ने अलग बताया है, एरिस्टोटल ने अलग बताया है, और मैकियावेली ने क्या बताया है। यहाँ पर आपसे मैकियावेली पूछा गया था, तो मैकियावेली के लिए इसका सही आंसर है रिपब्लिक। गणतांत्रिक शासन का समर्थन मैकियावेली करते हैं, उसे ही आइडियल समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a principle of jus ad bellum, just recourse to war। इनमें कौन सा इनमें से एक शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ह्यूमैनिटी। ये देखिए इसमें जस एड बेलम में शामिल नहीं होगा। जस एड बेलम का मतलब समझिए कि कंडीशंस जिनमें वॉर का यूज किया जा सकता है, उसमें ह्यूमैनिटी देखिए शामिल नहीं है, ये इसका प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्पेक्ट्स ऑफ मार्क्स, आप सी देखेंगे तो ये जैक्स डेरिडा की बुक है। सबसे पहले आप देखिए सी को फर्स्ट से मैच कराइए, और देखिए ये ऑप्शन सिर्फ थर्ड में ही अवेलेबल था, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी देख लेते हैं हम। द एज ऑफ कंसेंट ये है जॉर्ज मोनबायोट की। दी पैराकॉन ये है माइकल आल्बर्ट की, और नो लोगो ये है नाओमी लिन की। नेक्स्ट देखिए, इन द कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जे.एस. मिल डिड नॉट एलाबोरेट अपॉन। ये बुक है जे.एस. मिल की। जे.एस. मिल ने इनमें से कौन सा कंसेप्ट इस किताब में एलाबोरेट नहीं किया है? इसका सही आंसर है पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी को जे.एस. मिल ने अपनी इस किताब में एलाबोरेट नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, 35th क्वेश्चन में अरेंज करना है आपको, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, आपको इन्हें ईयर वाइज अपीयरेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सी पॉलिसी अपनाई गई थी, फिर उसके बाद कौन सी पॉलिसी अपनाई गई थी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में प्रॉब्लम है। पंचशील तो आप सबसे पहले रख देंगे कि हाँ पंचशील सबसे पहले होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर माना गया है वो 4th माना गया है, और 4th देखिए सब लोग करके आए होंगे, क्योंकि पंचशील देखिए सबसे पहले है 1954 में, फिर है डी इंडियन सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1971 में। लेकिन प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर है ए और सी में। गुजरात डॉक्ट्राइन देखिए ये लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद आती है,
ये सी और ए होना चाहिए था, ए और सी नहीं। लुक ईस्ट पॉलिसी का जो ईयर है वो है 1991 और गुजरात डॉक्ट्राइन का ईयर है 1996 से 1997। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में प्रॉब्लम है, बाकी इसका करेक्ट आंसर फोर्थ एनटी ने लिया है, लेकिन ए और सी में देखिए यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि सी पहले होना चाहिए था और ए बाद में होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन देखिए बुक और ऑथर से आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स। ये बुक है चार्ल्स लिन ब्लूम की। द पावर एलाइट सी राइट मिल्स की, ये सबको पता होगा। अ प्रेफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये बुक भी मैंने प्रैक्टिस कराई है, रॉबर्ट डहेल की है। और एक ऑप्शन बचता है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, ये बुक है मानक्योर ओल्सन की। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 37वें क्वेश्चन में सेंटर्स ऑफ आदि द्रविड़ मूवमेंट्स और लीडर्स पूछा गया था कि इन जगह पे जो मूवमेंट्स हुए थे इन्हें कौन से लीडर ने कहाँ पर लीड किया था। इसका सही आंसर देखिए क्या होगा। इसका सही आंसर दिया गया है ऑप्शन थर्ड, मद्रास एमएस राजा, हैदराबाद बीआर वर्मा और मैसूर में विठोबा राव जी, नागपुर में मुरुगेश पिल्लई। नेक्स्ट है द थियरी दैट द अर्थ इज बेस्ट अंडरस्टूड एज अ लिविंग एंटाइटी दैट एक्ट्स टू मेंटेन इट्स ओन एग्जिस्टेंस इज नोन एज, ये सिंपल क्वेश्चन था, ये गाया हाइपोथेसिस इसे हम कहते हैं। The combination of liberal democracy and the market had drawn a finishing line in the history of political and social development. Who made this statement? ये स्टेटमेंट किसका है देखिए, इसका राइट आंसर है फ्रांसिस फुकुयामा का ये स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, दो स्टेटमेंट हैं और आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट है इंडिया हैज डेलिबरेटली बीन क्रिस्टाइज्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। ये स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल सही है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन किया गया, इंडिया दैट भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। सेकेंड स्टेटमेंट है द वर्ड यूनियन डज इंडिकेट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेडरेशन दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इनवाइज्ड फॉर इंडिया। यानी कि देखिए हमारे यहाँ यूनियन मेंशन है, वो फेडरेशन को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड में रखकर बनाया गया था, ये नहीं बनाया गया था। यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती, तो इसके आंसर को लेके देखिए थोड़ा डाउट है, लेकिन जो एनटीए ने आंसर सही माना है वो है ऑप्शन थर्ड। स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट सेकेंड को उन्होंने फॉल्स माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, given below are two statements. A country's foreign policy is a product of its history, ये स्टेटमेंट सही है। और सेकेंड है core values of Indian national movement constituted the building blocks of Indian foreign policy, ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट देखिए सही है। ये जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आए थे, ये आपकी रीजनिंग को टेस्ट कर रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। यहाँ पर आपको आपने रीजन का इस्तेमाल करके सही आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आर फॉल्स। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए इनमें से कौन सा फीचर गलत है। डुअल गवर्नमेंट है, सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, इंडिस्ट्रिबिलिटी ऑफ यूनियन, इंडिस्ट्रिबिलिटी ऑफ द स्टेट। डुअल गवर्नमेंट है बिल्कुल सही है, सेंटर में अलग है स्टेट में अलग है, तो ये तो सही है। सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट ये गलत है, देखिए सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है भारत में। और इनडिस्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, बी और डी ये दोनों ही गलत हैं। देखिए ऑथर और बुक आई थी हना आर्डेंट की, इनमें से देखिए कौन सी किताब है। हना आर्डेंट की किताब है द ह्यूमन कंडीशन। फ्रेंच फनॉन की द रेस्ट ऑफ द अर्थ। ए का देखिए फोर्थ हो गया, बी का
सेकेंड, यानी कि इसका देखिए थर्ड ऑप्शन सही है। और माओ की है लिटिल रेड बुक, लाल किताब जानी जाती है, माओ के विचार थे इसमें। और जॉन के गैल्ब्रेथ की बुक है एफ्लुएंट सोसाइटी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 44th क्वेश्चन भी स्टेटमेंट पर ही थे, 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। स्टेटमेंट है कि चेस्टर बर्नार्ड डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। सही है ये स्टेटमेंट। सेकेंड है चेस्टर बर्नार्ड सपोर्टेड द व्यू पॉइंट दैट मैन इज मेनली मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। देखिए इसकी बात चेस्टर बर्नार्ड नहीं करते हैं, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सही है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंसेशनलिज्म एज अ पावर शेयरिंग मैकेनिज्म इज नॉट प्रैक्टिस्ड। इसका सही आंसर है जर्मनी। जर्मनी में ये प्रैक्टिस नहीं किया जाता। देखिए कंसेशनलिज्म से आप समझिए कि जहाँ पर रिलीजियस, एथनिक, रेशियल और रीजनल बेसिस पर लोग डिवाइड हों, जो कि एक अनफेवरेबल कंडीशन है स्टेबल डेमोक्रेसी देने के लिए। ये जर्मनी में देखिए नहीं है। 46th क्वेश्चन देखिए पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह, इन दोनों के बीच में अंतर दिए गए थे। आपको बताना था कि कौन सा इनमें से सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी सही है। यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस इज वेपन ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड सत्याग्रह नेवर डिजायर टू टेरराइज द अपोनेंट। ये सही है स्टेटमेंट। सेकेंड है कि पैसिव रेजिस्टेंस इज अ नेगेटिव इन प्रैक्टिस वेयर सत्याग्रह इज पॉजिटिव मोरालिटी। ये भी सही है। पैसिव रेजिस्टेंस को जनरली नेगेटिव समझा जाता था, इसे अपनाने से मना किया जाता था। सी देखिए पैसिव रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट सत्याग्रह, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। और देखिए पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट अफ्रेड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ वाइल सत्याग्रह इज अफ्रेड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। ये बिल्कुल भी नहीं सही है स्टेटमेंट, दोनों के अंतर को नहीं डिफाइन करता है। इसका सही आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 47th है देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जी.ए. कोहेन्स थॉट ऑन द थियरी ऑफ सोशलिज्म। जी.ए. कोहेन्स ने थ्योरी ऑफ सोशलिज्म दिया है। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा एक एलिमेंट कोहेन ने शामिल नहीं किया है। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी फर्स्टली ज्वाइंड बाई E.V. रामास्वामी पेरियर। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग जस्टिस पार्टी लगा करके आए थे, लेकिन E.V. रामास्वामी पेरियर ने सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी। लेकिन यहाँ से इनका मन जो है वो एकदम मोह भंग हो गया था इस पार्टी से। तो इस तरह से ये अंतर करती थी ऊंचे जात और नीच जात वाले लोगों में, तो रामास्वामी ने ये पार्टी छोड़ दी थी। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जस्टिस पार्टी। Who among the following is not a key figure of conservatism? कंजर्वेटिज्म के लिए 4 आपको थिंकर दिए गए थे। बताना था कि इनमें से कौन एक कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसका सही आंसर है T.H. ग्रीन। देखिए हेग को बहुत लोग कह रहे हैं कि ये न्यू लिबरलिज्म में आते हैं, तो कंजर्वेटिज्म में नहीं आते। ऐसा देखिए नहीं है, कंजर्वेटिज्म से फ्रेडरिक हेग आते हैं। इनके साथ देखिए हॉब्स, बर्ग, नॉजिक ये भी कंजर्वेटिज्म में आते हैं। एंड्रू हेवुड की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बुक है उसमें आप जब कंजर्वेटिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन थिंकर्स के नेम मेंशन है। लेकिन देखिए T.H. ग्रीन कंजर्वेटिज्म में नहीं आते। बाकी एडमंड बर्ग ये सबको पता है और माइकल ऑक्सफोर्ड ये भी सबको पता है कि ये कंजर्वेटिज्म को समर्थन करते हैं। Who among the following was strongly opposed to the idea of पंचायती राज सिस्टम in India? पंचायती राज सिस्टम का विरोध इनमें से किसने किया था? इसका सही आंसर है B.R. अम्बेडकर। All aspects of luck, including natural ability, should be irrelevant to distributive justice. This statement refers to the concept of। एक लाइन में आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और बताना है कि ये क्या कंसेप्ट है, इसे हम क्या कह सकते हैं। इसका सही आंसर है लक इगैलिटेरियनिज्म। इसका सही आंसर है। इसका मतलब देखिए ये पॉलिटिकल थ्योरी से सवाल आया था। लक इगैलिटेरियनिज्म के जो फाउंडिंग फादर हैं वो डॉर्किन हैं
ये बिलीव करता है कि अगर लक के बेसिस पर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसकी भरपाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए, लेकिन अगर जहाँ पर जानबूझकर गलती की जा रही है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करना वो रेलेवेंट नहीं होगा। Who among the following rejected scientific determinism and advocated political and intellectual struggle? Intellectual struggle जहाँ पर आप पढ़ेंगे तो एंटोनियो ग्राम्सी का नाम सबसे पहले आएगा। इसका सही आंसर है एंटोनियो ग्राम्सी। रविन्द्रनाथ टैगोर के वर्क्स दिए गए थे और कंटेंट की इन जो बुक हैं गीतांजलि, गोरा, साधना, इनमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या चीज़ लिखी है, उस बुक का कंटेंट क्या है, मैच कराना था आपको इसमें। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि गीतांजलि डिवोशन ऑफ गॉड, गोरा एनालिसिस ऑफ द मल्टीफेरियस सोशल लाइफ इन कॉलोनियल इंडिया, साधना द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, और लास्ट में एक ऑप्शन बचता है द होम एंड द वर्ल्ड, ए डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ इन द बैकड्रॉप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। असर्शन और रीजन पर यह सवाल है, स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस वर द मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट यूज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल सही है। और रीजन क्या है कि बायकॉट वॉज एक्सेप्टेड टू बी एन इफेक्टिव वेपन बाय तिलक, बिल्कुल सही है। बायकॉट का इस्तेमाल बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले किया था और ये इसका समर्थन करते थे बायकॉट का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को। 55th क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी से ये सवाल था। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, प्रॉपर जॉब डिजाइन एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following are the characteristics of prismatic model of F.W. Riggs? F.W. Riggs ने prismatic model, fused model, diffracted model 3 मॉडल्स दिए थे और यहाँ पर आपसे prismatic model का कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, फॉर्मलिज्म, औपचारिकता, हेट्रोजेनिटी, ओवरलैपिंग, ये prismatic मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ब्यूरो ऑफ ऑफिस शामिल नहीं है। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, चौधरी चरण सिंह वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, द पैसेज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा लेड्स टू द आउटस्टर ऑफ अ गवर्नमेंट फ्रॉम अ ऑफिस, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 58th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about the Consumer Protection Act 2019 is not true। Consumer Protection Act 2019 में जो आया था उसके लिए इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, इट इग्नोर्स मेडिएशन एज एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ये बात देखिए गलत है, ये इग्नोर नहीं करता, जो भी बिचौलिए हैं उनको इग्नोर करके नहीं, ये इनको ध्यान में रख करके ही ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ फिलॉसफी ऑफ इट्स ओन, बिल्कुल सही है, हर कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी फिलॉसफी होती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, फॉर द फिलॉसफी अंडरलाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी मस्ट लुक बैक इनटू द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित नेहरू। दोनों ही स्टेटमेंट देखिए सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आप प्रियम्बल देखेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ने बनाया था उससे ही मोस्टली पार्ट दिया गया, तो वो एक तरह से फिलॉसफी समझा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए ये लैंडमार्क्स हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, पूछा गया है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे या उन्होंने साइन किया था एग्रीमेंट पर। शिमला अकॉर्ड है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडिया पीस कीपिंग इन श्रीलंका है, लाहौर डिक्लेरेशन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, शिमला अकॉर्ड, शिमला एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, ये है इंदिरा गांधी ने साइन किया था इस पर।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नरेंद्र मोदी जी जो कि करंट में प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने साइन किया, इन्होंने ये आइडिया दिया था। इंडियाज पीस कीपिंग इन श्रीलंका, ये काम देखिए राजीव गांधी जी ने किया था। और लाहौर डिक्लेरेशन अटल बिहारी वाजपेयी ने साइन किया है। नेक्स्ट देखिए, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प्ड इन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, और स्टेटमेंट सेकेंड है ग्लोबलाइजेशन हैज डीपली इम्पैक्टेड द इंडियन सोसाइटी। इसका जो एनटीए ने सही आंसर माना है वो है फोर्थ ऑप्शन, कि स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है कि ग्लोबलाइजेशन ने हेल्प नहीं की है डेमोक्रेसी इंडिया में डीपन करने में, और ये सही बात है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ डीपली इम्पैक्टेड द इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज पे प्रभाव ग्लोबलाइजेशन का बहुत रहा है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र को की गहराई को पहचानने में ग्लोबलाइजेशन ने कोई मदद नहीं की है। इसका सही आंसर फोर्थ ऑप्शन एनटीए ने लिया है। नेक्स्ट देखिए 62nd है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। कौटिल्य के अकॉर्डिंग स्टेट का इनमें से एक फंक्शन कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, एम्पायर बिल्डिंग ओनली। ये फंक्शन स्टेट का नहीं है, कौटिल्य ने नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्वायरमेंटल मूवमेंट आया था और स्टेट आया था, कौन सा मूवमेंट कौन से स्टेट में हुआ था, आपको इन्हें मैच कराना था। इसका सही आंसर सेकंड है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये मध्य प्रदेश में चला था। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में, ये सबको पता है। अपिको मूवमेंट कर्नाटका और चिल्का मूवमेंट उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट मॉडर्न थिंकर। ऐसा ही सवाल दिसंबर 19 में भी एक आया था जिसमें कि बताना था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पोस्ट मॉडर्न थिंकर, लेकिन यहाँ पर नॉट आया है कि इनमें से कौन से एक पोस्ट मॉडर्न थिंकर नहीं है। इसका सही आंसर है हर्बर्ट मार्क्यूस। नेक्स्ट है, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन। चेस्टर बर्नार्ड के अकॉर्डिंग एक औपचारिक संगठन एग्जिस्टेंस में कब आता है। इसका सही आंसर है फर्स्ट, देयर आर पर्सन्स हु आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट एक्शन। ये डायरेक्ट सवाल आया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑफन पोर्ट्रेड एज द फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। इसका सही आंसर है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। 67th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है इनमें से। इसका सही आंसर है आर्टिकल 21, ये जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट है, ओलिगार्की इज अ गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द फ्यू। सही है। सेकेंड है, रॉबर्ट मैकेंजी फॉर्मुलेटेड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। नहीं, ये रॉबर्ट मिचल्स ने दिया था आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, तो ये गलत हो गया, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 69th क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 वॉज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट ऑन। ये कब पास किया गया इंडियन पार्लियामेंट में। इसका सही आंसर है 6 अगस्त 2019 को। The concept of credible minimum deterrent relates to which of the following type of weapons। यह क्वेश्चन बहुत आसान था, ये न्यूक्लियर से संबंधित है जहां पर भारत मिनिमम डिटरेंस को अपनाता है। Aristotle's ideal state is always Plato's second best. Who said this? ये किसने कहा है। ये जॉर्ज एच सेबाइन का स्टेटमेंट है। 72nd देखिए है, Who among the following was not a member of the syndicate group of the Congress party। सिंडिकेट ग्रुप कांग्रेस पार्टी में एक ग्रुप बन गया था। ये कांग्रेस के अंदर एक पावरफुल लीडर्स का ग्रुप था
जो कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में मेन रोल प्ले करता था। इनमें से कौन सा लीडर सिंडिकेट ग्रुप में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है फोर्थ, YV चौहान शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए IMF से सवाल आया था, ये इस क्वेश्चन को NTA ने ड्रॉप कर दिया है, इसके 2 मार्क्स सबको मिलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ गवर्नेंस? गवर्नेंस से इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसीज और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। नेक्स्ट देखिए प्रेसिडेंट और टर्म्स ऑफ ऑफिस। ये क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन NTA जनरली हर बार पूछता है कि प्रेसिडेंट का टर्म है या स्पीकर का टर्म हो या प्राइम मिनिस्टर का टर्म हो, ये ज़रूर आता है एग्जाम में। अब देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 76th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द इंडियन फेडरेशन? इंडियन फेडरलिज्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है? थर्ड स्टेटमेंट देखिए गलत है, इट रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ऐसा इंडियन फेडरलिज्म रिफ्लेक्ट नहीं करता है। बाकी और देखिए आपकी, इट हैज़ बीन रिफर्ड टू एज अ क्वासी फेडरल सिस्टम, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, सही है। इट हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो गलत है इंडियन फेडरलिज्म के लिए वो थर्ड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, A, B और C। देखिए ये भी सही है स्टेटमेंट, ये सही है, ये भी सही है। पॉलिस शुड बी लार्ज इनफ टू गारंटी सेल्फ सफिशिएंसी एंड स्मॉल इनफ टू इंश्योर गुड गवर्नमेंट, ये अरस्तु इस पर बिलीव करते हैं। पॉलिस वॉज नेचुरल एंड प्रायर टू द इंडिविजुअल, नॉट क्रोनिकली बट टेरोलॉजिकली, बिल्कुल सही है। टेरोलॉजिकल आप देखें अगर ये पद्धति का इस्तेमाल लिखने में अरिस्टोटल करते हैं। और C है, पॉलिस इज द हाइएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव ऑफ ह्यूमन एसोसिएशंस, ये भी सही है। लेकिन D देखिए, पॉलिस इज मैन रिट लार्ज, ये प्लेटो का मानना था। इस तरह A, B, C स्टेटमेंट अरस्तु के लिए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 78th क्वेश्चन है, यहाँ पर थिंकर्स दिए हुए थे और आपको स्टेटमेंट दिए थे। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में सवाल था, मैच कराना था कि कौन से थिंकर का कौन सा स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, बायोपोलैरिटी इज द मोस्ट स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये नेथ वाल्ट्ज का मानना है। इंटरेस्ट आर डिफाइंड एज पावर, ये सबने मैच करा लिया होगा कि हांस मॉर्गनथाउ का इस पर बिलीव था। स्टेट सीक टू मैक्सिमाइज देयर रिलेटिव पावर पोजीशन, ये जॉन मार्समायर का है। और जस्टिस लॉ एंड सोसाइटी हैव नो प्लेस और आर सर्कमस्क्राइब्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये थुसीडाइड्स का है। नेक्स्ट देखिए इसमें मैथ द फॉलोइंग के फॉर्म में कंसेप्ट आया था। ये सारे कंसेप्ट्स हैं और ये कंसेप्ट्स कहाँ से आए हुए हैं, मैच कराना था। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बैरी बुजान का कंसेप्ट है। कॉमन सिक्योरिटी, ये पाम रिपोर्ट 1992 से लिया गया है। सिक्योरिटी कम्युनिटी कार्ल ड्यूस से लिया गया है। इन्होंने तो सिक्योरिटी कम्युनिटी वर्ड को क्वाइन किया है 1957 में। सिक्योरिटी डिजाइन्स, ये रॉबर्ट जर्विस का है। Who among the following regarded state as a necessary evil? इसका सही आंसर देखिए थॉमस पेन है। नेक्स्ट देखते हैं। हीगेमनी आया था कि हम हीगेमनी किसे कहते हैं। हीगेमनी रिफर्स टू, इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, the capacity of bourgeoisie to displace rival views and become in effect the common sense of the age. According to Greek system of classification of regimes,
द डिजेनरेटिव फॉर्म ऑफ रूल बाय मैनी इज नोन एज मॉब रूल। इसे हम मॉब रूल के नाम से जानते हैं। एनार्किक डेमोक्रेसी। 83rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें से कौन सा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। ए, बी और डी को एनटीए ने सही माना है। विज्ञान प्रसार देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में है ये, तो एनटीए ने इसका आंसर 4th ऑप्शन को बिल्कुल सही माना है। 84th है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रेजेंटेड द इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। बहुत सिंपल सवाल था ये, इसका सही आंसर है चार्ल्स ए लिंडब्लोम। 85th है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन इंडिया। नीति आयोग जब आया उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था वही चेयरमैन होगा नीति आयोग का, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। 86 में देखिए दो स्टेटमेंट आपको दिए गए थे। स्टेटमेंट फर्स्ट में है, एम.एन. रॉय कंसिडर्ड द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री propounded by Marx as misconceived and imperfect। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड है कि एम.एन. रॉय argued that the real form of social and economic process is not determined merely by type of material resources। इसी वजह से एम.एन. रॉय एग्री नहीं करते थे इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री जो कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 87th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक आर्म ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक आर्म कौन है? यूरोपियन कमीशन। 88th क्वेश्चन देखिए आप। 88th क्वेश्चन में एनटीए ने जो आंसर सही माना है वो है ऑप्शन सेकेंड, बी और सी। लेकिन आप देखेंगे कि ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस जो है वो 1924 में नहीं हुई थी, ये 1927 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगाना सुत्ता इज रिलेटेड विथ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगाना सुत्ता बुद्धिस्ट फिलॉसफी से संबंधित है। 19th, who gave the idea of the New Northern Concert of Power (NNCP) to analyze the relevance of non-aligned movement in the post-Cold War era? ये A.P. राणा इसका सही आंसर है। फिर देखिए पैसेज है और पैसेज से सवाल आए थे। लगभग 10 सवाल पैसेज से पूछे गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द फेनोमेना ऑफ रिप्रेजेंटेशन ग्रेट होप्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर बहुत आसानी से पैसेज में मिल जाएगा। पैसेज दोनों देखिए, दोनों पैसेज सिंपल थे। 92nd का राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। 93rd का राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। 94th का राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन। आप पॉज करके पैसेज को पढ़ करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 95th क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। 96 देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक राइट, इसमें पूछा गया था। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। अगर हम पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ से हमें आप इस लाइन में देखिए, राइट टू लिबर्टी फॉर एग्जाम्पल बिकम्स अ वीक राइट अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी अ स्ट्रॉन्ग राइट, यानी कि राइट टू इक्वालिटी तो स्ट्रॉन्ग राइट हो गया और राइट टू लिबर्टी वीक राइट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट भी लिखा हुआ है कि अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी, तो इसका देखिए सही आंसर थर्ड अगर हम पैसेज पढ़ेंगे तब लग रहा है। लेकिन अगर हम जनरली इस क्वेश्चन को करेंगे या फिर देखिए हम इस फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं कि
कॉमन वेलफेयर के लिए अगर करना पड़े तो स्टेट जो है वो लॉ बना सकता है जिससे कि कॉमन वेलफेयर हो सके, तो वहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी आ सकता है। लेकिन क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी की यहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं की गई है पैसेज में, तो उस हिसाब से इसका सही आंसर राइट टू लिबर्टी होना चाहिए। लेकिन एनटी ने राइट टू प्रॉपर्टी को सही आंसर माना है। 97th क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। 98th का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। 99th का राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ। इस तरह देखिए 100 क्वेश्चंस हमने आज यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सॉल्व किए, जिसका एग्ज़ाम 9 अक्टूबर को हुआ था। यहाँ पर देखिए अभी आपके पास आंसर की को चैलेंज करने के लिए समय है। आप आंसर की को अगर चैलेंज करना है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। एक लिमिटेड समय आपको दिया गया है, आप उस समय के अंदर ही आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको देखिए ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो आने वाले समय में देखिए यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का पेपर देंगे, आप उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर जो हम देखते हैं तो हमें आगे पेपर किस तरह का आएगा उसका एक आइडिया लगता है। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।